हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि जनवरी 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट और प्लस थ्योरी क्वेश्चंस प्लस थ्योरी सीरीज़ आपकी चलाई हुई है। तो हमारा पहला सब्जेक्ट इसमें चल रहा है ईवीएस, और जिसकी आज हम क्लास नंबर 5 करने जा रहे हैं। 4 क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई हैं। जिस किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सीटेट ईवीएस फॉर सीटेट 2024 जनवरी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर। आप जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हैं वो वीडियोस उनको जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है ना। तो वीडियो जो हम डालते हैं आपके लिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी सेशन को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज होने जा रही है आपकी क्लास नंबर 5। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ग्रेगर जॉन मेंडल, आपका पहला टॉपिक लिखा है इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ये कौन थे? ये एक जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। आपने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी में ये इनके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है। इनका जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के गरीब किसान परिवार में हुआ था। इन्होंने मठ में रहकर मुनि बनने का सोचा, पर उन्होंने प्रयोग करना नहीं छोड़ा। फ्रेंड्स, इनकी इच्छा हुई थी कि मठ में रहेंगे और मुनि बन जाएंगे, लेकिन फिर भी ये अपने जो है प्रयोग करते रहे। उनकी रुचि थी प्रयोग करने में। चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। ओके। 7 साल तक मठ के बगीचे में लगभग 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए। फ्रेंड्स, 7 साल तक लगातार प्रयोग किए उन्होंने, और 7 साल के अंदर 28,000 पौधों पे उन्होंने प्रयोग कर दिए बहुत ही बारीकी से। उन्होंने खूब मेहनत की। उन्होंने क्या पाया प्रयोग में? उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में होते हैं, मतलब कि पेड़ में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, चिकना है फ्रेंड्स ये, पीला या हरा होना। ठीक है, पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। तो मटर के पौधे में ऐसे गुण होते हैं, उसका जो तना होता है लंबा भी होगा छोटा भी होगा। ठीक है, और जो उसके बीज होते हैं, मटर के दाने जिसको बोलते हैं, वो चिकने भी होते हैं कई बार और खुरदरे भी होते हैं। आपने देखा भी होगा 2 तरह के दाने होते हैं। और सेम थिंग रंग के साथ भी, उनका रंग पीला भी होता है और हरा भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। ऐसे पौधे जिनमें बीज खुरदरे या चिकने होते हैं, उनकी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो खुरदरे या चिकने ही होते हैं। कहने का मतलब है कि जो बीज खुरदरा होगा तो उनकी अगली पीढ़ी जो होगी या तो खुरदरी होगी या फिर चिकना बीज ही होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बीज चिकने हो जाएंगे या फिर कुछ खुरदरे हो जाएंगे। देख लेते हैं आगे। ऐसा नहीं होता कि बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा हो जाए। उन्होंने रंग के साथ भी ऐसा ही पाया। ऐसे बीज या तो हरे या पीले होते हैं। उनकी अगली पीढ़ी के बीज भी या तो हरे या पीले होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कोई मटर का पौधा है और उसका बीज हरा है या फिर पीला है, तो जो अगली संतति उसकी होगी, संतान होगी, अगली पीढ़ी जो उसकी होगी बीज के बोने से,
तो उनके बीज भी या तो हरा ही होगा या फिर पीला होगा। ऐसा नहीं है कि मिक्स हो जाएंगे बीज, थोड़ा सा हरा हो जाएगा, थोड़ा सा खुरदरा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगली पीढ़ी के बीज हरे और पीले रंग के बीजों के मिश्रण से, देख लेते हैं क्या लिखा है इस लाइन में। अगली पीढ़ी के बीज हरे और पीले रंग के बीजों के मिश्रण से बने नहीं होंगे, ठीक है। हमने आपको बताया ना, मिश्रण नहीं होगा, या तो हरा ही बीज होगा या फिर पीला ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेंडल ने यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले होंगे। जब मटर का पौधा बोया जाता है, बीज बोया जाता है, तो जो अगली पीढ़ी होगी उसमें पीले बीज वाले पौधे ज़्यादा होते हैं, ऐसा मेंडल ने पाया अपने प्रयोग में, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे, देख लेते हैं। उन्होंने बताया कि चिकने बीज ज़्यादा होते हैं। तो जो मटर के बीज बोते हैं तो कुछ होते हैं खुरदरे, कुछ होते हैं चिकने बीज। तो जब बीज को बोते हैं तो चिकने बीज ज़्यादा पैदा होंगे, ऐसा उन्होंने अपने प्रयोग में पाया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है स्लोथ, देख लेते हैं स्लोथ के बारे में। स्लोथ के बारे में आपको पता होगा फ्रेंड्स, स्लोथ जो एक जानवर होता है वो भालू की तरह दिखता है, लेकिन वो भालू नहीं होता। देखिए लिख रहा है, भालू की तरह दिखाई देते हैं। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। इनका तरीका कुछ अलग ही है, पेड़ से लटक के सोएंगे वो भी 17 घंटे तक, ठीक है। 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? 40 वर्ष को 8 से डिवाइड कर दो, 8 पंजे 40, 40 वर्ष में केवल 8 पेड़ों पर ये घूमते हैं, यानी कि एवरेज एक पेड़ पर 5 साल ये रहते होंगे, है ना। उसी की पत्ती खाते होंगे और जब पत्तियां उसकी ख़त्म हो जाती होंगी तो दूसरे पेड़ पर चले जाते होंगे। ये सप्ताह में एक ही बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, एक ही बार सोच करते हैं। हाँ, सप्ताह में एक बार, 7 दिन में एक बार सोच करेंगे तभी नीचे उतरेंगे। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? जिस पेड़ पर रहेंगे केवल उसी की पत्तियां खाएंगे, इधर उधर नहीं जाते हैं अन्य पेड़ों पर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐड किया हुआ है हमने इसका आपके लिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा और छोटा। ठीक है, अभी निम्नलिखित में से स्लोथ के बारे में सही कथन चुनिए। स्लोथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। फ्रेंड्स ये तो हमने बताया था, ये सही हो जाएगा। 10 वर्ष जीते हैं तो गलत है, 17 वर्ष जीते हैं ये भी गलत है, 40 वर्ष जीते हैं और दिन में लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं। 20 घंटे नहीं सोते फ्रेंड्स, 17 घंटे सोते हैं, अभी हमने बात की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यानी कि 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आप भी कमेंट कर सकते हैं साथ के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी हमने ऐड किए हैं, लगभग 14-15 क्वेश्चन हैं पूरी इसमें पीडीएफ में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका अबू धाबी। आबू धाबी फ्रेंड्स बता देते हैं आबू धाबी कहाँ पड़ता है। आबू धाबी पड़ता है आपका यूएई, एक कंट्री है यूएई। यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब इमीराट्स, ठीक है। जैसे हमारे भारत में 28 स्टेट्स हैं, ऐसे यूएई के अंदर 7 स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक आबू धाबी भी है। आबू धाबी है, दुबई है और शारजा है, और भी अलग अलग करके 7 हैं टोटल। मुझे इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि मैं यूएई यानी कि दुबई में, यूएई का एक स्टेट है दुबई में, मैं 2-3 साल तक रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है। और वहाँ की करेंसी क्या चलती है? वहाँ दिरहाम, दिरहाम चलती है। मैं जब वहाँ रहा था 2017 से लगभग 16-17 से रहा था मैं, लगभग 3 साल। तो तब करेंसी, वहाँ की करेंसी का रेट था 1 दिरहाम इक्वल टू होती थी
18.5 रुपीज़, यानी कि 1 दिरहम को हम चेंज करेंगे तो 18.5 रुपये बदले में हमें मिलते थे। अभी तो करेंसी का रेट बढ़ गया है, अभी 20 से 22 तक पहुंच गया है, शायद 20 अबव हो गया है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। रेत के पहाड़ होते हैं, ये काट देते हैं। रेत के पहाड़ होते हैं, खजूर के पेड़ होते हैं, करेंसी दिरहम, अभी बताया ना आपको। पानी बहुमूल्य है फ्रेंड्स, पानी की कमी है वहाँ, ठीक है, क्योंकि रेत ही रेत है और ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है फ्रेंड्स, वहाँ पानी से भी सस्ता है। आबू धाबी से भारतीय समय 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट आ गए, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम कभी वहाँ से कॉल करते थे, हम 7:30 बजे कॉल करेंगे शाम में वहाँ से घर पे, तो घर पे 9 PM का टाइम होता था। हम 7:30 PM कॉल करते थे तो घर पे 9 PM का टाइम रहता था, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट 1.5 घंटे का टाइम यहाँ का भारतीय समय जो है आगे है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों को इस प्रकार वर्णन करता है। इस देश में पानी बहुमूल्य है, यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना यहाँ नदियाँ हैं, ना झील हैं और ना ही तालाब हैं। यहाँ ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल ही तेल है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल पानी से सस्ता है। पानी महंगा है क्योंकि पानी की तो कमी है। चलिए देख लेते हैं क्या दिया है इसमें थोड़ा आगे। इस देश का नाम है अफ़गानिस्तान, आबू धाबी, यूक्रेन या उज़्बेकिस्तान। फ्रेंड्स अभी हमने टॉपिक भी पढ़ा है तो आप इजीली इसका क्लिक कर लेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट। तो हमने जैसा कि अभी पढ़ा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू धाबी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा और सेशन में भी आपको मज़ा आ रहा होगा। फ्रेंड्स सेशन में यदि मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फ्रेंड्स आपका बीज। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी, हाँ अभी ठीक है। बीज बीज तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं क्या होते हैं बीज। सूखी लौकी में बीजों को रखना, सूखी लौकी में भी हम बीजों को रखते हैं। फ्रेंड्स जो लौकी होती है जब वो सूख जाती है तो उसके अंदर का हिस्सा निकाल के उसको खाली कर लेते हैं, खोखला कर लेते हैं, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, बीज को भर देते हैं और बाहर से किसी चीज़ का लेप लगाते हैं। इससे क्या होता है, बीज खराब नहीं होते। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज हैं, ये सभी क्या होते हैं, बीज की कैटेगरी में आते हैं, ये सभी बीज हैं, ठीक है। नाशपाती, भिंडी, करेला, टमाटर, चीकू आदि में बीज हैं। आपने देखा होगा टमाटर के अंदर भी बीज होते हैं, चीकू के अंदर भी ब्लैक कलर का बीज होता है, ठीक है। खीरे के अंदर भी, करेले के अंदर भी होते हैं, भिंडी और नाशपाती के अंदर भी बीज पाए जाते हैं, ठीक है। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कभी कभी बहुत से लोग करते हैं, नाश्ते में क्या करते हैं, स्प्राउट खाते हैं, ठीक है। तो स्प्राउट कैसे करते हैं, वो शाम के टाइम कुछ बीज ले लेते हैं किसी चीज़ के, जो भी उनको खाने होते हैं, जैसे चने वगैरह के होते हैं या और भी किसी चीज़ के, और उनको एक कपड़े में बांध के भिगो देते हैं, ठीक है, या फिर गीले कपड़े में उनको बांध के कहीं पे टांग देते हैं, और सुबह जब उसको खोलते हैं तो छोटे छोटे बीज से स्प्राउट निकल आते हैं, और उसको खाते हैं जब हम, उसमें बहुत ही वो पौष्टिक होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। बीज को सही तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश हर बीज के अंकुरण के लिए जरूरी नहीं है। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि सूर्य का प्रकाश ही चाहिए तभी बीज अंकुरित होगा, ये वाली बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बिना बीजों के उगने वाले पौधे भी हैं कुछ, जिनको उगने के लिए बीजों की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा कैसे उगता है,
उसका छोटा सा तना हम काट के, ठीक है, तना काट के लगा देते हैं ज़मीन में। कब लगाते हैं? सर्दियों में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी। अक्टूबर से जनवरी में हम लगाते हैं तो गुलाब का पौधा हो जाता है, ठीक है। गन्ने के साथ भी यही करते हैं हम, उसका तने को काट के लगा देते हैं। केला, ठीक है। आलू, मनी प्लांट भी ऐसे ही ग्रो करने लगता है। आलू को भी डायरेक्ट आलू का जो तना होता है उसको हम बो देते हैं। एलोवेरा, पाइनस और फर्न, ये कुछ उदाहरण हैं जो बिना बीज के पौधे उगते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ऐड किया है हमने आपके लिए, ये आज के प्रैक्टिस सेट का, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है। ज़्यादा बड़ा हो गया, ओके। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सूर्य का प्रकाश, वायु, नमी या फिर मध्यम ताप। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अभी हमने आपको बताया फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए फटाफट अपना आंसर। क्या हो जाएगा? वायु, नमी, मध्यम ताप या सूर्य का प्रकाश। अभी बताया था ना कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी बीजों का अंकुरण संभव है, यानी कि हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या दिया है। ओके, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। किस किस में बीज होता है? बताइए फ्रेंड्स प्याज में बीज होता है क्या अंदर? नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। करेला होता है, खीरा, चीकू, भिंडी, टमाटर। आलू में बीज होता है अंदर? नहीं होता, ये भी कट जाएगा। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। ये ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि सब में बीज पाया जाता है, ठीक है। ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ आलू दिया है, आलू के अंदर बीज नहीं होता। क्लियर है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं सेब, पाइनस, फर्न या प्रून्स। बताइए फ्रेंड्स, बिना बीजों के उगने वाले, सेब होता है, फर्न होता है, प्रून्स होता है या पाइनस होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पाइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताया था ना आपको कि बिना बीज के उगते हैं। आपको दिखा देते हैं ऊपर, ये देखिए लिखा है ना पाइनस, बिना बीज के उगता है पाइनस, ठीक है। वैसे यहाँ पे फर्न भी लिखा हुआ है, और आगे हम देख लेते हैं, आगे भी पाइनस के साथ फर्न भी दिया हुआ है, फर्न भी दिया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे हम। पाइनस इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फर्न इसमें किस तरह से दिया हुआ है, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं, ठीक है। इसको देख लेंगे हम एक बार बाद में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? बताइए बीजों से कौन से पौधे होते हैं? गेहूँ, चावल, गन्ना। गन्ना तो फ्रेंड्स होता नहीं है, तो कट जाएगा ये तो आपका, ठीक है। गुलाब नहीं होता है बीज से, ये भी कट जाएगा, ठीक है। आलू भी नहीं होता है, ये भी कट जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चावल किससे होता है? बीज से, ठीक है। गेहूँ किससे होता है? बीज से। ओट्स किससे होता है? वो भी बीज होता है एक तरह का, ठीक है। खाद्यान्न होते हैं ना ओट्स भी खाद्यान्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है, ठीक है, बायां और दायां सापेक्ष होता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, ठीक है। यह केवल सापेक्ष होता है,
पृथ्वी पर ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं होता कि अमेरिका ऊपर है और भारत नीचे है, ये केवल सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है, वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हैं? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ठीक है, अलास्का या फिर लीबिया, बताइए। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो भारत है, भारत के लोग हैं वो अर्जेंटीना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अर्जेंटीना के सापेक्ष हैं, ठीक है, अर्जेंटीना के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा बताने वाला कुछ नहीं है, बस ध्यान रखेंगे आप ऐसे। अर्जेंटीना आपका जैसे पृथ्वी पड़ती है, ठीक है, अर्जेंटीना आपका यहाँ पड़ता है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में आपका अर्जेंटीना जो कंट्री पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी। फ्रेंड्स, कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ से थी आपकी? ये थी आपकी आंध्र प्रदेश से, ठीक है, और 130 किलोग्राम तक का भार इन्होंने उठाया है, वेट लिफ्टर हैं एक, और इन्होंने 29 मेडल जीते थे, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाँ, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पाठ हुतुतु में कर्णम मल्लेश्वरी हैं, बताइए। अभी बताया ना क्या थी, ये थी एक वेट लिफ्टर, यानी कि एक भारोत्तोलक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओलंपिक पदक इन्होंने जीता था, पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक पदक को जीता था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया आगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोलकुंडा फोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स, कुतुब शाही सुल्तानों ने इनको बनवाया था, ठीक है, कुतुब शाही सुल्तानों ने इनको बनवाया था, कहाँ पे? हैदराबाद में। 87 बेशंस या बुर्जिस में, 87 बुर्जिस में बने हुए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लेते हैं। हाँ, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाया गया है। मतलब 1 सेंटीमीटर लिखा है वहाँ, तो उसका मतलब है 110 मीटर। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है, 14.2 सेंटीमीटर है। ज़मीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी। तो फ्रेंड्स 110 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर, ये बताया गया है ना, तो मीटर में इसको चेंज कर लेंगे तो 110 से गुना कर लेंगे। जब गुना करेंगे तो पॉइंट से तो 0 कट जाएगी, 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, 11 दूनी 22 का 2 का 2 यहाँ हासिल चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और 11 दूनी 22 का 2 हासिल, और 11 चौक 44, 44 और 2 46 का 6 का, और 4 यहाँ हासिल, 11 एकम 11 और 4 कितने हो जाएंगे? 11 और 4 15। तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 1562 मीटर आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया है। फ्रेंड्स मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1.562 किलोमीटर। अब बताइए कहाँ दिया गया है 1.562? 1.562 आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 3 पे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 1.562 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बस थोड़ा सा चेंज करना है, ध्यान रखना है, और उसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं। गोलकुंडा किले का निर्माण किया गया था? हैदराबाद के निजामों द्वारा, मुगलों द्वारा, कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा, या दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अभी हमने पढ़ा है कुंडा किले के बारे में, बताइए कहाँ पड़ता है कुंडा का किला? बताइए, कमेंट कीजिए। अच्छा, किसी को पता है तो गोलकुंडा का किला कहाँ पड़ता है, कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा यह बनवाया गया था। अभी बताया था ना आपको पीछे टॉपिक में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया आगे। क्वेश्चन नंबर 12, 10 के बाद सीधा 12 आ गया, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 11 क्वेश्चन था, ये 12 लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं। प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं। फ्रेंड्स टॉपिक में तो बताया नहीं गया है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं झरोखा, ड्रोमर, चबूतरा या बुर्ज। आप में से किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। जो प्राचीन इमारत थी उनमें दीवार का एक हिस्सा गोलाकार रूप में बाहर निकला होता था, ठीक है, और वो क्या होता था, दीवारों से भी वो ऊंचा होता था। तो क्या बोलते थे उनको? झरोका बोलते थे फ्रेंड्स, या ड्रोमर बोलते थे? फ्रेंड्स झरोका क्यों बोलेंगे? झरोका तो एक छोटी सी खिड़की टाइप होती है, ठीक है। चबूतरा बोलते थे, चबूतरा होता है कोर्टयार्ड, खाली जगह पड़ी होती है, वो तो एक तरह से पिलर की तरह होता था। तो उनको बोलते थे फ्रेंड्स बुर्ज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फसल, यानी कि क्रॉप्स। फसल के बारे में दिया गया है। फसल फ्रेंड्स 3 प्रकार की होती हैं। एक खरीफ की फसलें जो सर्दियों में बोई जाती हैं, ठीक है। एक रबी की फसलें जो गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं, और एक जायद की फसलें जो जो कब बोई जाती हैं? वो बोई जाती हैं मार्च के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास बोई जाती हैं, और ये लगभग 2 महीने की फसल होती हैं केवल, जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा वगैरह। चलिए पढ़ लेते हैं खरीफ की फसलें। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया। रबी की फसल सर्दियों में बोते हैं, ठीक है। खरीफ की फसलें गर्मियों में, जून जुलाई में, यानी कि बरसात में, गर्मी के मौसम में जब बरसात होती है तब। तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं, ठीक है। रबी की फसलें होती हैं फ्रेंड्स जो सर्दियों में हम बोते हैं। कौन कौन सी फसल आती है खरीफ के अंदर? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है, मूंगफली, सोरगम, गन्ना और कपास। ये कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब रबी की फसल आ जाती है। रबी की फसल कौन सी होती हैं? जो सर्दियों में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, ठीक है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। जैसे कि क्या? गेहूँ, ठीक है, चना, मटर, आलू, सरसों, बरसीम। मटर, गेहूँ, सरसों, चना, जौ, आलू। देखा होगा ना आपको, गेहूँ के साथ ही बोई जाती है सरसों भी, जौ भी, आलू भी सर्दी में बोते हैं हम, मटर भी और बरसीम भी। कहीं कहीं बरसीम बोलते हैं, कहीं कहीं बरसी बोलते हैं। ये क्या होता है? हरा चारा होता है, एक तरह का छोटा छोटे पौधे होते हैं, और इसको गाय या भैंस को हम हरे चारे के रूप में डालते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। मतलब बार बार एक ही तरह की फसल उस पर उगा रहे हैं हम, हर बार गन्ना, हर बार गन्ना, ठीक है, और या फिर हर बार कोई एक ही चीज़, और ज़्यादा केमिकल का यूज़ हम करते हैं तो फसल के ज़मीन कैसी हो जाती है? अनुर्वर हो जाती है, बिल्कुल बंजर हो जाती है, ठीक है। याद रखेंगे ये वाली बात। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जायद के बारे में इसमें दिया नहीं गया है, मैं बता देता हूँ आपको। जायद की फसल क्या होती हैं? ये आपकी फरवरी मार्च में बोई जाती हैं और अप्रैल और मई में काट ली जाती हैं। इसमें होती क्या क्या है? खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ठीक है, ये सब जायद की फसलों में आते हैं। तोरी, कद्दू और आपका लौकी, ये सब जायद की फसल में आती हैं, जो कि 2 महीने की फसल होती हैं केवल। क्लियर है फ्रेंड्स? फरवरी मार्च में बोई जाएंगी,
अप्रैल मई में काट ली जाएंगी। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम के आरंभ में बोया जाता है, ठीक है। होती तो उस टाइम पे गर्मियाँ ही हैं, लेकिन वर्षा ऋतु का मौसम का शुरुआत होती है उस टाइम पे। क्योंकि मानसून कब आता है, वर्षा ऋतु कब होती है, 1 जून को शुरू हो जाती है, ठीक है। और तभी ये फसल खरीफ की बोई जाती हैं तथा इन्हें मानसून बरसात की फसल भी कहा जाता है, बरसात की फसल भी बोलते हैं इनको। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? धान, मक्का, सोरगम और बाजरा। चना, गेहूँ, मटर ये तो होगा नहीं, ये तो रबी की फसलें हैं। गेहूँ, मटर ये तो रबी की फसलें हैं। चना, धान, कपास, सरसों नहीं होगा ये भी, क्योंकि सरसों भी आपकी रबी की फसल है और चना भी आपकी रबी की फसल है, ठीक है। धान और कपास आपकी खरीफ की हैं। तो धान, मक्का, सोरगम और बाजरा ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के आधिक्य का उपयोग करके, मतलब बहुत ज़्यादा डालता है कीटनाशक और उर्वरक, बार बार धान की फसल उगाता है, मतलब हर बार धान बो देता है उसके अंदर, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा कैसी हो जाएगी? केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त होगी, एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, उसी प्रकार की फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी, या फिर बंजर हो जाएगी? बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा? अभी बताया था ना कि बार बार एक ही फसल बोते हैं खेत में और अधिक मात्रा में कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग करते हैं, तो ज़मीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे फ्रेंड्स कुछ नहीं है, आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने बहुत ही छोटी वीडियो आपके लिए बनाई थी, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसके बाद नहीं दिया गया है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और कल मिलेंगे फिर एक नए सेशन में, ठीक है। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, सेशन यदि पसंद आया हो तो सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्लास होने जा रही है, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है, और आगे भी आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मज़ा इस सेशन में आने वाला है, ठीक है। आज सफलतापूर्वक 5 क्लास हम कर चुके हैं, और आगे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लास और होंगी। हाँ, 4 क्लास में पूरा ईवीएस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट ले लेंगे और उसको शुरुआत करेंगे। सीटेट का एग्ज़ाम जब तक आपका होगा उससे पहले आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।